हाँ भाई, आज हम करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक कण किसी त्रिभुज के क्षैतिज आधार के सिरे से फेंका जाता है जो त्रिभुज के शीर्ष से होकर आधार के दूसरे सिरे पर गिरता है। यदि त्रिभुज के आधार कोण ए तथा बी हो तथा प्रक्षेप कोण अल्फा हो, तो सिद्ध करो कि tan अल्फा इक्वल टू tan ए प्लस tan बी है। ठीक है भाई, देखिएगा, इसको हमें प्रूव करना है अब। तो एक कण किसी त्रिभुज के क्षैतिज आधार के सिरे से फेंका जाता है, ठीक है ना, किसी त्रिभुज के क्षैतिज आधार के सिरे से। तो देखिएगा, ये सपोज त्रिभुज का क्षैतिज आधार है इस रेखा पर, ठीक है, और यहां से प्रक्षेप को फेंका जाता है इस प्रकार से। और वो जो त्रिभुज था अपना, वो त्रिभुज इस प्रकार से है, ठीक है। ये तो ए बी तो क्या हो गया, त्रिभुज का क्षैतिज आधार, और ये तीसरा शीर्ष है इसका सी, ठीक है। ये त्रिभुज एबीसी आपके पास में हो गया, और ये त्रिभुज एबीसी का कोण ए है, और ये त्रिभुज एबीसी का कोण बी है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, किसी एक कण किसी त्रिभुज के क्षैतिज आधार के सिरे से फेंका जाता है। तो क्षैतिज आधार क्या है, ए बी, और इसके सिरे ए से आपने एक कण फेंक दिया है भाई, और इस कण को माना कि किस वेग से फेंका गया है, यू वेग से फेंका गया है, अल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। यू वेग से अल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया गया है। फिर आगे देखो, जो त्रिभुज के किसी शीर्ष से होकर आधार के दूसरे सिरे पर गिरता है, ठीक है। देखो क्या कहा है, जो त्रिभुज के शीर्ष से होकर, तो यानी कि इससे शीर्ष से होकर के गुजरता है और दूसरे सिरे पर गिरता है, यानी कि कहां पर गिरता है, बी पर गिरता है। तो ये प्रक्षेप पथ इस प्रकार से बना दिया हमने इसलिए, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ो, यदि त्रिभुज के आधार कोण ए तथा बी हो, तो ये आधार कोण ए हो गया, ये वाला कोण बी हो गया, तथा प्रक्षेप कोण आपको दे दिया है कितना है, अल्फा। तो सिद्ध करना कि tan अल्फा बराबर होगा tan ए प्लस tan बी के। तो देखो, सबसे पहले प्रक्षेप पथ का समीकरण हम लोग जानते हुए लिख लीजिए। तो चूंकि प्रक्षेप पथ का समीकरण, देखो प्रक्षेप पथ का जो समीकरण होता है, ये होता है y इक्वल टू एक्स tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये आपके पास में प्रक्षेप पथ का समीकरण होता है। अब देखो, ये जो त्रिभुज का शीर्ष था ना सी, इसका कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं सपोज एच के है, ठीक है। तो माना यह पथ बिंदु सी, और सी का कोऑर्डिनेट हमने यहाँ क्या मान लिया, एच के से गुजरता है। अब देखो भाई, बिंदु सी से गुजर रहा है, तो अब बिंदु सी को संतुष्ट करेगा। अब बिंदु सी को संतुष्ट करवा दो, संतुष्ट करने का मतलब y के स्थान पर h कर दो, x के स्थान पर k कर दो। तो ऐसा, सॉरी, x के स्थान पर h कर दीजिए और y के स्थान पर k कर दीजिए। तो y के स्थान पर कर दीजिएगा k इक्वल टू x, x के स्थान पर आप लोग कर देंगे h tan अल्फा माइनस g x स्क्वायर। अब देखो भाई, x के स्थान पर आप लोग क्या कर देंगे यहाँ पर h, तो h स्क्वायर और बटा 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये अपने पास में k आ गया, इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं। तो k इक्वल टू, इनमें से दोनों में से h tan अल्फा को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से बचेगा 1 और माइनस इसमें से क्या बचेगा भाई, h tan अल्फा को जब कॉमन ले लिया तो gh और बटा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। देखो tan अल्फा को कॉमन लिया आपने, tan अल्फा यहाँ था नहीं, इसका मतलब tan अल्फा बाद में आ जाएगा बटा में, तो यहाँ आ जाएगा tan अल्फा बटा में, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, तो k इक्वल टू h tan अल्फा और इनटू 1 माइनस, अब देखो भाई इसको हल कर लो, gh अपॉन 2u स्क्वायर। इसको देखिएगा, tan को sin को उसमें चेंज करोगे, sin अल्फा बटा cos अल्फा, cos से cos हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा sin अल्फा cos अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, देन k इक्वल टू h tan अल्फा इनटू 1 माइनस gh अपॉन u स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला बन गया ना, 2 sin अल्फा cos अल्फा sin 2 अल्फा का, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया भाई sin 2 अल्फा का। तो ये अपने पास में हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, ये आपने ज्ञात कर लिया।
अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो बिंदु सी था, इस बिंदु सी से आधार के ऊपर लंब डाल दीजिएगा, क्योंकि हमें आवश्यकता है tan A और tan B की। तो यहाँ से लंब डालिए इसके ऊपर। लंब आपने डाला तो देखो ये इसका जो कोऑर्डिनेट था वो h के था। h के का मतलब क्या हुआ कि ये लंब जैसे अगर सी n पर मिल गया तो ये जो सी n है इसकी लंबाई तो क्या हो जाएगी k, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है k, और ए एन जो है इसकी लंबाई h हो जाएगी, क्योंकि सी का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है h है। इसके अलावा जो क्षैतिज परास है, इसका क्षैतिज परास हमने मान लिया कि कैपिटल R है। बताओ ये जो एम बी है इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, कैपिटल R माइनस h। भाई ये पूरी तो कितनी है R, इसमें से h घटा दोगे तो R माइनस h आ जाएगी। और फिर देखते हैं, ठीक है। तो चूंकि क्षैतिज परास, एक बार तो और थोड़ा हल कर देता हूं इसको। तो क्षैतिज परास, इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं आप, कैपिटल R इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, इसलिए K इक्वल टू H tan अल्फा 1 माइनस। हाँ भाई इसको देखना क्या बनेगा, इस H को तो आप रहने दीजिएगा यहाँ पर एज इट इज, तो ये तो H रह जाएगा, और इसको देखो यू ये वाला बच गया ना, G अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा क्या बन जाएगा भाई यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी कैपिटल R के बराबर है। तो इसके व्युत्क्रम कर लो दोनों पक्षों का, व्युत्क्रम करोगे तो G अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा ये बन जाएगा 1 अपॉन R। तो उसका वैल्यू पुट कर दिया आपने यहाँ 1 अपॉन R, ठीक है। देन K इक्वल टू H tan अल्फा, यहाँ से R एलसीएम आ जाएगा, R एलसीएम आ जाएगा तो बनेगा R माइनस H, ठीक है भाई। तो यहाँ से tan अल्फा ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा K अपॉन H, और इधर से इसको हटा दिया तो ये आ जाएगा R अपॉन R माइनस H, ठीक है। इक्वेशन नंबर कर दिया कितना 6। ये हमने ज्ञात कर लिया है tan अल्फा, और अब आपको प्रूव करना है कि जो tan अल्फा है ये बराबर होगा tan A प्लस tan B के। तो हम ज्ञात करेंगे tan A और tan B। तो देखिए ये जो त्रिभुज है आपके पास में बन रहा है ANC, त्रिभुज ANC से देखो त्रिभुज AMC में क्या हो जाएगा भाई, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, यहाँ पर लंब डाला था तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण के सामने ये तो क्या हो गया आपका कर्ण, और कोण A को जब लेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो tan A लंब बटा आधार, तो लंब तो क्या हो गया यहाँ पर K, और बटा आधार क्या हो गया H, तो ये आ गया tan A। और दूसरा जो त्रिभुज आपके पास है BMC, इस त्रिभुज BMC से आप लोग ज्ञात कर लोगे tan B। अब tan B को देखो क्या आएगा, लंब बटा आधार ही आएगा ना, तो लंब तो क्या आ गया K, और बटा आधार क्या आ गया R माइनस H। तो tan A और tan B आपने ज्ञात कर लिया, भाई दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो tan A प्लस tan B प्लस tan B इक्वल टू, देखो tan A तो आपके पास आ गया K अपॉन H, और प्लस tan B, तो tan B आपके पास आ गया K अपॉन R माइनस H, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो आपको, तो देखते हैं क्या बनेगा tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B इक्वल टू, हाँ भाई एलसीएम देखो k तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और k को जैसे कॉमन ले लेंगे इसके बाद एलसीएम बन जाएगा h इंटू r माइनस h, यहाँ h कैंसिल हो जाएगा तो r माइनस h आ जाएगा, और प्लस यहाँ r माइनस h कैंसिल हो जाएगा तो h आ जाएगा। तो tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B इक्वल टू k अपॉन h, यहाँ देखो h से h कैंसिल, ये h लिख दिया मैंने k के बटा में, ठीक है ना, तो ये k अपॉन h लिख दिया। अब यहाँ क्या बचा आपके पास r अपॉन r माइनस h, क्वेश्चन नंबर 4। और अब देखिए 3 व 4 से, 3 और 4 से आप लोग क्या देख पा रहे हैं भाई, दोनों के RHS बराबर है, RHS बराबर है इसलिए LHS भी बराबर होगी, और LHS जैसे बराबर कर दोगे तो tan अल्फा बराबर हो गया किसके tan A प्लस tan B के, तो ये tan अल्फा
बराबर हो गया tan A प्लस tan B के। क्वेश्चन सेकेंड, एक पिंड को क्षैतिज से अल्फा कोण पर इस प्रकार फेंका जाता है कि यह दो एक समान ऊंचाई एक ही दीवारें जो एक दूसरे से 2a दूरी पर है ठीक पार करता है। सिद्ध करो कि परास का मान 2a cot अल्फा बाई 2 होगा। ठीक है भाई, देखना देखो, एक पिंड को क्षैतिज से अल्फा कोण पर इस प्रकार फेंका जाता है। सपोज ये प्रक्षेप बिंदु है O, ये अपना क्षैतिज है और यहाँ ये फेंक दिया भाई प्रक्षेप को, ठीक है। और इस प्रक्षेप को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंका है? अल्फा कोण पर फेंका है। तो ये बिंदु O से इसको अल्फा कोण पर फेंका है भाई। और ये दो एक समान ऊंचाई एक ही दीवारें जो एक दूसरे से 2a दूरी पर है ठीक पार करता है। ध्यान देना, ये तो सपोज इसकी अधिकतम ऊंचाई होगी h, ठीक है। ये तो क्या है, इसकी अधिकतम ऊंचाई, ठीक है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक समान ऊंचाई एक ही दीवार है जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? ठीक दूरी पर है, उनको ठीक पार करता है। ठीक है, ठीक पार करने का मतलब उन दीवारों के सिरों से गुजरेगा सर। अब देखो दो दीवार है समान ऊंचाई की, तो दो दीवार समान ऊंचाई की कैसे होंगी? देखो ये आपकी जो अधिकतम ऊंचाई है, एक तो इसके बाएं तरफ होगी, दूसरी जो दीवार होगी वो इसके दाएं तरफ होगी। अगर दो बराबर ऊंचाई की है तो एक साइड दोनों नहीं हो पाएंगे, है ना। तो एक दीवार तो इधर बाएं तरफ हो जाएगी a ऊंचाई की, और दूसरी जो दीवार है ये दाएं तरफ हो जाएगी a ऊंचाई की, ठीक है ना। तो ये a ऊंचाई की दो दीवारें आपके पास में होगी जिनको ठीक पार करता है, यानी इनके सिरों से गुजरता है, ठीक है। अब इनको ये a है सपोज, और ये b है, ये c है, ये d है, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूं यहाँ पर OP कर देता हूं इसको यहाँ, ठीक है। और इसको अपना M कर लेते हैं, इसको N कर लेते हैं सपोज, ठीक है। ये जो भी है ये इस प्रकार से आपने कर दिया है। ये दो दीवार होगी a ऊंचाई की जिनको ये प्रक्षेप पार करके जा रहा है और एक दूसरे से 2a दूरी पर है। इन दोनों दीवारों की जो बीच की दूरी है ये कितनी दे दी गई है आपको? 2a। तो अब ध्यान देना, दो दीवार अगर बराबर ऊंचाई की है, इसका मतलब ये जो महत्तम ऊंचाई है इससे दोनों बराबर दूरी पर होंगे। तो दोनों के बीच की दूरी अगर 2a है तो महत्तम ऊंचाई से दोनों की जो दूरी होगी ये a होगी, ठीक है। तो इसकी भी दूरी a होगी, इसकी दूरी भी a होगी, तो दोनों के बीच की दूरी 2a बन जाएगी इस प्रकार से। इनको ठीक पार करता। अब सिद्ध करना है कि परास का जो मान है वो ये हो, ठीक है। तो सबसे पहले मान लिया इसका जो प्रक्षेप वेग है ये u है और प्रक्षेप कोण आपको दे दिया गया है। तो माना प्रक्षेप वेग u तथा प्रक्षेप कोण अल्फा है, माना प्रक्षेप वेग u तथा प्रक्षेप कोण अल्फा है, ठीक है। अब अगर प्रक्षेप वेग u है, प्रक्षेप कोण अल्फा है, तो प्रक्षेप पथ का समीकरण आप लोग जानते हैं, तो लिख लो। इसलिए प्रक्षेप पथ का समीकरण ये होता है y इक्वल टू x tan अल्फा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और अब देखो ये जो बिंदु B और D है प्रक्षेप पथ पर ही है ना, अब प्रक्षेप पथ पर है तो प्रक्षेप पथ के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो चूंकि B तथा D प्रक्षेप पथ पर स्थित हैं, B तथा D प्रक्षेप पथ पर स्थित है, B तथा D प्रक्षेप पथ पर स्थित है और प्रक्षेप पथ पर है, इसलिए प्रक्षेप पथ के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब संतुष्ट करेंगे तो देखिए x कोऑर्डिनेट के बारे में हमें नहीं पता इनका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमें पता है। B का y कोऑर्डिनेट भी a होगा, D का y कोऑर्डिनेट भी a होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की ऊंचाई कितनी है a, और जो ऊंचाई होती है वही y कोऑर्डिनेट होता है। तो B हो चाहे D हो, दोनों का y कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास में a। x कोऑर्डिनेट के बारे में हम कुछ जानते नहीं है, तो x के स्थान पर हम लोग x रख लेंगे और y के स्थान पर हम लोग a कर देंगे। तो ऐसा जब करेंगे तो a इक्वल टू x tan अल्फा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये आपके पास में आ गया जब बिंदु a b और d को संतुष्ट करते हैं। तो ये आपने लिख लिया है यहाँ प्रक्षेप पथ का समीकरण। इसको मैं थोड़ा हल भी कर लेता हूँ। तो इसके दोनों पक्षों को 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a u स्क्वायर
cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 u स्क्वायर x cos स्क्वायर अल्फा डॉट tan अल्फा और माइनस जी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना भाई। अब पक्षांतरण कर लो। देखो ये x में द्विघात समीकरण बन गया ना, इसको व्यवस्थित करके लिख लो। सबसे पहले x स्क्वायर का पद लिख लो, तो यहाँ से जो माइनस जी एक्स स्क्वायर है इसका पक्षांतरण कर लो। इसका जब पक्षांतरण कर लोगे तो प्लस का जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर x वाला जब पद लिखेंगे ना आप लोग, तो x वाला पद ये लिख लीजिएगा। यहाँ से इसको लिखिएगा, देखो क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर एक्स। और देखो ये tan अल्फा को जब sin cos में चेंज करोगे तो sin बटा cos करोगे, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में बचेगा 2 sin अल्फा cos अल्फा। तो ये तो 2 और ये sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है। अब अचर पद लिखेंगे। अचर का मतलब जिसमें x नहीं हो, तो ऐसा पद लिखिए जिसमें x नहीं हो। ये रहा पहले से ही आपके पास में, तो ये आ जाएगा प्लस 2a u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये x में द्विघात समीकरण अपने पास में आ गया। अब देखो द्विघात समीकरण, इसका मतलब इसके दो मूल प्राप्त होंगे आपको। यहां से सेकंड कर देता हूं इक्वेशन नंबर। तो माना कि इसके मूल x1 तथा x2 है। माना इसके मूल x1 तथा x2 है। अब देखो भाई, इस समीकरण के मूल अगर x1 और x2 है तो मूलों और गुणांकों में संबंध से हम जानते हैं x1 x2 दोनों मूलों का गुणा। भाई द्विघात समीकरण अगर ऐसा होता है a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका मूल अगर अल्फा और बीटा होता है तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c बटा a। तो अल्फा बीटा का मतलब तो दोनों का गुणा हो गया x1 x2, और ये बराबर होता है c बटा a के। c का मतलब अचर पद। अचर पद क्या है भाई, यहाँ पर 2a u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और बटा a का मतलब x स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या आ गया यहाँ पर, g। ठीक है, ये आपके पास में आ गया x1 x2। इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब देखिएगा, ये तो आपने ज्ञात कर लिए यहां से संबंध, और अब देखो अपन क्या करेंगे यहाँ से, जो x1 है इनका मतलब देखेंगे क्या हो। एक बार मैं परास का फॉर्मूला लिख देता हूं, क्योंकि क्षैतिज परास कैपिटल R, क्षैतिज परास R इक्वल टू जानते हैं हम लोग, ऐसा होता है u स्क्वायर sin 2 अल्फा, और sin 2 अल्फा को अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 sin अल्फा cos अल्फा अपॉन g। यही होती है क्षैतिज परास अपने पास में। इसको मैं नंबर 4 कर देता हूं। और इसके बाद में देखिएगा, अब यहाँ जो x1 और x2 है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं देखिएगा। अब यहाँ x1 हम ज्ञात करेंगे, और x1 जो है यहाँ पर क्या होगा, x1 का मतलब OC की लंबाई, भाई b का x कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब OC की लंबाई। तो x1 जो है ये OC हो गया, और OC को हम लिख सकते हैं OM माइनस CM। इसको आप लिख सकते हैं OM माइनस CM। देन x1 इक्वल टू OM, देखो क्या है OM को देखना भाई, इसका क्षैतिज परास जो है ये आपके पास में कैपिटल R पर, और ये महत्तम ऊंचाई है, तो महत्तम जो ऊंचाई होती है बिल्कुल मध्य में होती है। तो अगर क्षैतिज परास कैपिटल R था तो OM की जो लंबाई है R बटा 2 आपके पास में मिल जाएगी। तो OM हो गई R बटा 2, फिर माइनस CM, इसकी लंबाई तो आप देख सकते हैं कितनी है, a, तो ये माइनस a नंबर 5। इसी प्रकार से x2 क्या चीज है भाई, इसका d का x कोऑर्डिनेट, यानी कि ON की लंबाई। तो x2 है ये बराबर है ON के, और ON को हम क्या लिख सकते हैं, OM प्लस MN। तो इसको हमने लिख दिया OM प्लस MN, वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। तो x2 इक्वल टू OM की लंबाई कितनी है भाई, वही R बटा 2, क्षैतिज परास पूरा R है तो ये R बटा 2 गया, और प्लस MN, तो MN की लंबाई आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी है a, तो ये अपन ने a कर दी है। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपके पास में 6। और अब आप लोग कर लोगे x1 x2 इक्वल टू, देखो भाई क्या आ जाएगा, x1 x2 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो R2 अपॉन a माइनस ये इंटू r/2 प्लस है, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की सर्वसमीका से, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि r/2 का जो होल स्क्वायर है ये आपके पास हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस a स्क्वायर।
ठीक है, ये लीजिएगा x1 x2 आपके पास में आ गया, इसको मैं कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 6 से। और फिर अब हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3 और 6 से, तो 3 व 6 से। अब 3 और 6 को हल करना है और ज्ञात करना है क्या, परास कैपिटल R का मान। तो देखो उसका मान अब 3 और 6 से देखते हैं एक बार, तो क्या बनता है भाई, दोनों की LHS सेम है ना, दोनों में x1 x2 है, इसका मतलब दोनों की RHS समान होगी। RHS समान होगी तो देखो समीकरण 6 में जो RHS है ये तो r²/4 माइनस a² इक्वल टू, समीकरण 3 में देख सकते हैं आप क्या है, 2a u² cos² अल्फा अपॉन g। ठीक है, ये आगे क्षैतिज परास दोनों को बराबर आपने कर दिया। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग, तो r²/4 माइनस a² इक्वल टू, देखो इसको हल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ कैपिटल R बना रहा हूँ एक बार। अब कैपिटल R के लिए देखो क्या बनना चाहिए, आपके पास 2 मौजूद है, आपके पास u² भी है, साइन अल्फा कोस अल्फा अपने पास में नहीं है, g भी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये जो 2a u² है, अब साइन अल्फा कोस अल्फा से गुणा भी कर दो और भाग भी कर दो, तो ये तो हमने कर दिया गुणा साइन अल्फा कोस अल्फा, ये कर दिया भाग साइन अल्फा कोस अल्फा, और डॉट ये जो कोस² अल्फा था इसको यहाँ पर एज इट इज हम लोग लिख देंगे। तो इसको जब एज इट इज हम लोग लिख देंगे तो ये हो जाएगा cos² अल्फा। ठीक है, तो r²/4 माइनस a² इक्वल टू, अब देखिए भाई यहां से इस a को अगर छोड़ देंगे तो 2u² sin अल्फा cos अल्फा और अपॉन g भी आपके पास में आता अपॉन g, ये मिलके आपके पास में बन जाएगा कैपिटल R, तो ये बन गया कैपिटल R और अपॉन, अब जो बचा है उसको आप लोग लिख लीजिएगा। आपके पास में यहाँ से क्या क्या बच जाता है, तो क्या क्या बचा अपने पास में यहाँ से a, तो a को लिख लेंगे अपन, एक तो ये a बचा है, तो इसके अलावा ठीक है ये आ गया, ये भी आ गया, एक ये बचा है cos² अल्फा और बटा में आपके पास में कुछ ही नहीं है, ये साइन अल्फा कोस अल्फा ये भी बचेगा, तो साइन अल्फा कोस अल्फा डॉट cos² अल्फा। ठीक है, ये अपने पास में शेष रह जाएगा, जब 2u² sin अल्फा cos अल्फा अपॉन g, इसमें ये जो था उसको अपना r अगर लिख देंगे तो। अब इसमें देखो cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा और दोनों पक्षों को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा r² माइनस 4a² इक्वल टू, इधर से 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4ar cos अल्फा बटा sin अल्फा क्या हो जाएगा cot अल्फा। ठीक है, r में द्विघात समीकरण बन गया, व्यवस्थित कर लीजिए समीकरण को। सबसे पहले हम r² का पद लिखते हैं, तो ये आ जाएगा r², फिर हम r का पद लिखते हैं तो माइनस 4ar cot अल्फा, और फिर हम ये लिखते हैं अचर पद, तो ये हो गया माइनस 4a² इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस समीकरण को हल करके हम लोग ज्ञात कर लेंगे परास का मान। तो कैपिटल R इक्वल टू, देखिए द्विघात श्रीधराचार्य विधि से सबसे पहले माइनस b लिखते हैं आप लोग, तो माइनस b, अब b का मतलब r का जो गुणांक होगा माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 4a cot अल्फा। ठीक है, और फिर प्लस माइनस रूट b², तो स्क्वायर करिए, इसका क्या हो जाएगा 16a² cot² अल्फा और माइनस 4ac, a का मतलब यहाँ जो r² का गुणांक है 1 है और c का मतलब है माइनस 4a², तो माइनस माइनस प्लस और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16a² अपॉन 2a, a का मतलब r² का गुणांक 1 ही है, देन r इक्वल टू, अब देखिए भाई 4a cot अल्फा, और अब चूंकि परास ज्ञात कर रहे हैं, परास क्या होती है, दूरी होती है एक छोर में, तो दूरी में हम नेगेटिव नहीं लेते, पॉजिटिव ही लेते हैं हमेशा, इसलिए यहाँ चिन्ह पॉजिटिव ले लेंगे आप लोग, और इनमें से कॉमन आ रहा है 16a², तो वर्गमूल हो जाएगा 4a रूट, अब आपके पास में बचा 1 और यहाँ से आ गया प्लस cot² अल्फा अपॉन 2, देन r इक्वल टू 2 कॉमन आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में बचा है यहाँ से 2a
कॉट अल्फा और प्लस यहाँ भी बचेगा 2a रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा बन जाएगा कॉसेक अल्फा। ठीक है, देन r इक्वल टू 2a कॉमन आ जाएगा। अब साइन कोस में चेंज कर लीजिए तो कोट अल्फा तो बन जाएगा कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा और प्लस ये जो कोसेक अल्फा है ये हो जाएगा 1 बटा साइन अल्फा। देन r इक्वल टू 2a, एलसीएम हो जाएगा साइन अल्फा और जब साइन अल्फा एलसीएम हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, ये अपने पास में परास आ गई कैपिटल R। इसको ओवरऑल कर दीजिएगा तो कैपिटल R इक्वल टू 2a 1 प्लस कोस अल्फा के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और बटा साइन अल्फा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो r इक्वल टू 2a और ये कोस बटा साइन क्या बन जाएगा भाई कोट अल्फा बाई 2। तो ये आ गया अपने पास में क्षैतिज परास कैपिटल R इक्वल टू 2a कोट अल्फा बाई 2।